दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है राजस्थान में किसान आंदोलन, यानी राजस्थान में कृषक आंदोलन। और अपन एक एक आंदोलन की इसके अंदर विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेवाड़ किसान आंदोलन। दोस्तों मेवाड़ किसान आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 आंदोलन हुए थे, जिसमें एक आंदोलन है मातृकुंडिया किसान आंदोलन, दूसरा आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन और तीसरा आंदोलन था बेंगू किसान आंदोलन। तो इस वीडियो में मैं तीनों आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आगामी एग्जाम रिट और पटवार के अंदर आपके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अपन शुरुआत करते हैं मेवाड़ किसान आंदोलन। दोस्तों मेवाड़ राजपूताना काल की एक सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी। अब मेवाड़ का मतलब क्या था? देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है। इस मानचित्र में प्राचीन काल में उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, अच्छी तरह याद रखना, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये जो रियासतें थी, इन रियासतों के प्लस इनके आसपास के क्षेत्र को और मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ को प्राचीन काल में मेदपाट, प्रागवाट, शिवी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था। यानी प्राचीन काल में मेवाड़ रियासत को, राज्य को और किन किन नामों से जाना जाता था? मेदपाट, प्रागवाट या शिवी। मेवाड़ के प्रथम शासक जो थे वो थे गुहिल। गुहिल जो राजवंश है, इस राजवंश को दुनिया के सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से एक प्रमुख राजवंश माना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन राजवंश है। तो दोस्तों मेवाड़ जो राज्य था, इस मेवाड़ राज्य की जो कुल कृषि योग्य भूमि थी, उस कृषि योग्य भूमि का 87% भाग जो था जागीरदारों के नियंत्रण में, जबकि शेष 13% जो भाग था ये था महाराणा के नियंत्रण में। यानी मेवाड़ राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का 87% भाग जो जागीरदार होते थे, उन जागीरदारों के अधीन आता था, जबकि 13% जो भाग था वो सीधे मेवाड़ के महाराणा के नियंत्रण में था। तो मेवाड़ रियासत में प्राचीन काल में भारत की आजादी से पहले 3 प्रमुख आंदोलन हुए थे। सबसे पहला आंदोलन जो है उसका नाम है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन। दोस्तों यह आंदोलन हुआ था 1880 में। चित्तौड़गढ़ जो रियासत है, चित्तौड़गढ़ जो रियासत थी, इस चित्तौड़गढ़ रियासत में एक परगना था, उस परगने का नाम है रश्मि। तो इस रश्मि परगने के अंतर्गत एक स्थान स्थित था, उस स्थान का नाम था मातृकुंडिया। तो यहां के किसानों ने मेवाड़ महाराणा के अधीन जो जागीरदार आते थे, उन जागीरदारों के द्वारा ऊंची जो लगान की दरें निर्धारित कर रखी थी, उन ऊंची लगान की दरों का विरोध करने के लिए और पहली बार 22 जून 1880 में आंदोलन किया था। इस आंदोलन को जाट किसान आंदोलन कहा जाता है या मातृकुंडिया जाट किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह आंदोलन सफल
नहीं हुआ था। लेकिन राजस्थान का, बल्कि राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का पहला जो संगठित किसान आंदोलन माना जाता है वो माना जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से हर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ किसान आंदोलनों के अंदर एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। दोस्तों, बिजोलिया जो था ये मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और इस ठिकाने के संस्थापक थे अशोक परमार। अच्छी तरह याद रखना, अशोक परमार। और अशोक परमार जो थे ये भरतपुर के जगनेर के रहने वाले थे, जो महाराणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आ गए थे। इन्होंने महाराणा सांगा के पक्ष में, महाराणा सांगा के साथ 1527 का जो खानवा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी भाग लिया था। तो उस युद्ध में इनकी वीरता से प्रसन्न होकर के चित्तौड़ के महाराणा सांगा ने और अशोक परमार को उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। उपरमाल की जागीर, उपरमाल की जागीर महाराणा सांगा ने अशोक परमार को और इनाम के रूप में प्रदान की थी। अब ये उपरमाल क्या था? उपरमाल की जागीर कहां स्थित है? देखिए, चित्तौड़गढ़ का भैंसरोड़गढ़ ये एक स्थान है। भैंसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ और भीलवाड़ा के बिजोलिया, और चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़, इन दोनों के बीच का जो भूभाग था उस भूभाग को प्राचीन काल में उपरमाल कहा जाता था। और इस उपरमाल के भूभाग को किसको प्रदान किया गया था? अशोक परमार को इनाम के रूप में महाराणा सांगा के द्वारा प्रदान किया गया था। तो इस उपरमाल की जागीर का सदर मुकाम, अच्छी तरह याद रखना, सदर मुकाम जो था ये था बिजोलिया। उपरमाल की जागीर का सदर मुकाम कौन सा स्थान था? बिजोलिया स्थान था। इस बिजोलिया नामक स्थान पर परगने के अंदर जो कुल जनसंख्या थी 1931 में बिजोलिया की कुल जो जनसंख्या थी वो थी 15,000। इन 15,000 जनसंख्या में से 10,000 जो किसान थे, 10,000 जो लोग थे वो किसान थे। और इस 10,000 में भी 6,000 जो थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति, अच्छी तरह याद रखना। बिजोलिया ठिकाने की 1931 में कुल जो जनसंख्या थी वो 15,000 थी। इस 15,000 जनसंख्या में से 10,000 किसान थे और किसानों में भी 6,000 जो थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। यानी कुल 60% जो भाग था वो धाकड़ जाति के किसानों का था। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य जो कारण थे उसमें से नंबर 1, किसानों से बहुत ऊंची दर पर लगान वसूल किया जाता था। यानी उपज का आधा भाग ठिकानेदार के द्वारा, जागीरदार के द्वारा लगान के रूप में वसूल कर लिया जाता था। इसके अलावा कई प्रकार की लाग बाग वसूल की जाती थी।
बेगार उनसे कराई जाती थी, लाता और कुंता नाम की बेगारें उनसे वसूल की जाती थी, बेट बेगार उनसे वसूल की जाती थी। यानी राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया के किसानों से 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। इसके अलावा जागीरदार के अत्याचार से किसान त्रस्त थे। तो इन सभी कारणों की वजह से बिजोलिया के किसानों ने और जागीरदार के खिलाफ आंदोलन करने का निश्चय किया था। दोस्तों 1894 तक किसानों में जागीरदार के खिलाफ बिल्कुल भी असंतोष नहीं था, लेकिन 1894 में क्या हुआ कि बिजोलिया का एक नया जो है ठिकानेदार जागीरदार बना, उसका नाम था राव किशन सिंह, जिसको कृष्ण सिंह भी कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना, राव किशन सिंह यानी राव कृष्ण सिंह 1894 में बिजोलिया ठिकाने का नया जागीरदार बना। तो राव कृष्ण सिंह जो था, इसका किसानों के प्रति रूखा व्यवहार था। किसानों के प्रति इसके दिल में किसी प्रकार का अपनत्व या लगाव वगैरह नहीं था। इसके समय में किसानों पर 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। तो राव कृष्ण सिंह के समय पर बिजोलिया के किसानों पर अत्याचार काफी बढ़ गए। 1897 में बिजोलिया के एक धाकड़ किसान थे जिनका नाम था गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर बिजोलिया के जो किसान थे वो एकत्रित हुए और उन्होंने गिरधारीपुरा नामक ग्राम में अपनी एक सभा की, और इस सभा में यह फैसला किया गया कि राव किशन सिंह के अत्याचारों की शिकायत मेवाड़ के महाराणा से जाकर के की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने दो गांवों के पटेल जो थे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, याद रखना अच्छी तरह, नानजी और ठाकरी, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इन दो पटेलों को और किसानों ने मिलकर के अपने प्रतिनिधि के रूप में मेवाड़ के महाराणा के पास शिकायत करने के लिए भेजा। मेवाड़ के महाराणा ने इन किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए एक जांच अधिकारी जो था वो बिजोलिया भेजा। जांच अधिकारी ने किसानों की शिकायतों को सही माना, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने और ठिकानेदार के खिलाफ, राव कृष्ण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उस वजह से राव कृष्ण सिंह के हौसले काफी बढ़ गए और उन्होंने महाराणा से शिकायत करने वाले इन दोनों पटेलों, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया। इस प्रकार से किसानों का पहला जो प्रयास था वो असफल हो गया। दोस्तों 1903 में बिजोलिया के जो जागीरदार थे राव किशन सिंह यानी कृष्ण सिंह, उन्होंने बिजोलिया की जनता पर, किसानों पर एक नई लागत लगाई, उसको कहा जाता है चौरी कर। अच्छी तरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौरी कर 1903 में बिजोलिया के ठिकानेदार राव किशन सिंह यानी कृष्ण सिंह के द्वारा लगाई गई नई लागत थी, नया टैक्स था। अब इसके अंतर्गत क्या कानून बनाया गया था कि बिजोलिया का कोई भी अगर किसान अपनी लड़की की शादी करेगा तो उसको 5 रुपए कर के रूप में ठिकानेदार को देने पड़ेंगे। इस कानून का किसानों ने भारी विरोध किया, क्योंकि वो पहले से ही काफी त्रस्त थे। उनसे 84 प्रकार की लागतें, लागबाग, कर वगैरह वसूल किए जा रहे थे। तो किसानों ने चौरी कर का विरोध करने के लिए और भूमि पर कृषि कार्य करने से मना कर दिया कि जब तक ये लागत समाप्त नहीं होगी तब तक हम खेती नहीं करेंगे। किसानों के दबाव के आगे राव किशन सिंह को यानी कृष्ण सिंह को झुकना पड़ा और उन्होंने लगान की जो दर थी
जो आधी थी उसको घटा करके 2/5 कर दिया। तो ये किसानों की पहली जो है सफलता थी। इसके बाद में 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर बिजोलिया के नए जागीरदार बनाए गए। उनका नाम था राव पृथ्वी सिंह। 1906 में बिजोलिया के नए जागीरदार बनाए गए कौन? राव पृथ्वी सिंह। तो राव पृथ्वी सिंह ने एक नई लागत लगाई, एक नया टैक्स लगाया, उसका नाम था तलवार बंधाई। तलवार बंधाई नाम से एक नया कर जो है बिजोलिया की जनता पर लागू कर दिया। अब ये तलवार बंधाई का कर क्या था? देखिए, मेवाड़ के नियमों के अंतर्गत ये प्रावधान था कि जब भी कोई ठिकाने का नया ठिकानेदार गद्दी पर बैठेगा तो उसको नजराने के रूप में और कुछ धनराशि मेवाड़ के महाराणा को प्रदान करनी पड़ेगी। तो राव पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि मेवाड़ के महाराणा को अपनी गद्दी पर बैठने की जो लागत थी वो लागत किसानों के ऊपर डालने का निश्चय किया और इसके लिए तलवार बंधाई नाम से नया टैक्स जो है उन पे लागू कर दिया। तो किसानों ने तलवार बंधाई के इस नए टैक्स का लागत का विरोध किया और विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसानों ने तलवार बंधाई के इस कानून का, इस कर का विरोध किया। दोस्तों, अब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसके हाथ में आएगा? वो आएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1916 में किया था। 1916 से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये 44 वर्षों तक चला था। 44 वर्षों तक, यानी ये राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था, जो 1897 से लेकर के 1941 तक चला था। और इस दौरान, इन 44 वर्षों के दौरान बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 4 लोगों के द्वारा किया गया था। पहला था साधु सीताराम दास, दूसरे थे विजय सिंह पथिक, तीसरे थे माणिक्यलाल वर्मा और चौथे थे जमनलाल बजाज। इन 4 व्यक्तियों ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1916 में विजय सिंह पथिक जो थे, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ किया था। विजय सिंह पथिक का मूल जो नाम था वो था भूप सिंह। भूप सिंह, अच्छी तरह याद रखना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। और ये 1907 में जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस, उनके संपर्क में आए थे। तो ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने इनको राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व करने के लिए भेजा था। क्रांतिकारियों की तरफ से राजस्थान में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के लिए इनको राजस्थान भेजा गया था। और राजस्थान में किन के पास भेजा गया था? खरबा के ठाकुर थे गोपाल सिंह खरबा। गोपाल सिंह खरबा के पास इनको भेजा गया था। तो विजय सिंह पथिक जो थे ये चित्तौड़ आए और चित्तौड़ में इन्होंने एक संस्था थी उसकी सदस्यता ग्रहण की। उस संस्था का नाम था विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा। इस संस्था की स्थापना हरिभाई किंकर के द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की।
इस विद्या प्रचारिणी सभा की ही एक शाखा बिजोलिया में साधु सीताराम के द्वारा भी स्थापित की गई थी। अब इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का संगठित नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में एक संगठन खड़ा किया गया। उसका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड के नाम से किसानों का एक संगठन स्थापित किया गया और इस संगठन के नेतृत्व में उनके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन किया गया। विजय सिंह पथिक के द्वारा एक संस्था की भी स्थापना की गई थी। उस संस्था का नाम था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ। यह संस्था 1919 में वर्धा में स्थापित की गई थी। 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ नाम की संस्था की स्थापना की गई थी और इसी संस्था के तत्वाधान में विजय सिंह पथिक के द्वारा एक अखबार का भी प्रकाशन किया गया था। उस अखबार का नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी, जिसको बाद में 1920 में नाम चेंज करके उसका नाम कर दिया गया था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान। इनका प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और कानपुर से एक अखबार प्रकाशित होता था, उसका नाम था प्रताप। प्रताप। तो कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप अखबार, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड सभी जो समाचार थे उनको लेखों के माध्यम से श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रकाशित किया था। दोस्तों, इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में होने वाला जो खर्चा था उस खर्चे को चंदे के रूप में किसानों से वसूल किया जा रहा था। तो बिजोलिया के जो किसान थे उनको युद्ध का चंदा देने के लिए जबरदस्ती बाध्य किया जा रहा था, लेकिन किसान ये चंदा देने को तैयार नहीं थे, जिस वजह से यहाँ का जो जागीरदार था वो किसानों पर अत्याचार कर रहा था। इसी दौरान माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा, अच्छा प्रश्न है। ये जो गीत था पंछीड़ा, ये गीत बिजोलिया के किसानों में इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के रूप में काफी लोकप्रिय हो रहा था। दिसंबर 1919 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। दोस्तों, किसानों की ये जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए विजय सिंह पथिक दिसंबर 1919 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उस अधिवेशन के अंदर भी वो गए और उन्होंने बिजोलिया के मुद्दे को उठाना चाहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव को कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया और केलकर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय के विरोध की वजह से यह प्रस्ताव इस अधिवेशन में प्रस्तुत नहीं हो सका और इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ये चाहते थे कि देशी रियासतों का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस के अधिवेशनों में न उठाया जाए, जबकि विजय सिंह पथिक जो थे वो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहते थे। हालांकि मदन मोहन मालवीय ने आश्वासन दिया कि वो स्वयं मेवाड़ के महाराणा से मिलेंगे और मिलकर के इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे।
इसके पश्चात विजय सिंह पथिक जो थे, उन्होंने इस बिजोलिया किसान आंदोलन के मुद्दे को राजपूताना मध्य भारत सभा, आपने नाम सुना होगा, राजपूताना मध्य भारत सभा, यहां पर उठाया और यहां से उनको सपोर्ट मिला। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच करने के लिए और एक आयोग बनाया गया, एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भवानी दयाल, भवानी दयाल। अच्छी तरह याद रखना, भवानी दयाल की अध्यक्षता में और राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे भवानी दयाल। तो इस आयोग की सूचना मेवाड़ के महाराणा को भी प्रदान कर दी गई थी, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ये चाहते थे कि बिजोलिया के मामले में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करे, तो इसके लिए उन्होंने स्वयं इस मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया और उस आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? राय सिंह को, राय सिंह, ठाकुर राय सिंह को इस आयोग का कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था और यह आयोग बिजोलिया मामले की जांच करने के लिए मेवाड़ के महाराणा के द्वारा गठित किया गया था। दो इसमें और सदस्य थे, एक थे रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय, और एक थे तख्त सिंह, तख्त सिंह। रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह महाराणा के द्वारा गठित आयोग के सदस्य थे और ठाकुर राज सिंह जो थे, ये इस आयोग के, इस कमीशन के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने यह कहा कि वह बिजोलिया नहीं जाएगा, बल्कि बिजोलिया के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो उदयपुर आएगा और हमारे से इस मुद्दे पर चर्चा करे। तो बिजोलिया के किसानों ने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो इस आयोग के पास में भेजा। आयोग से विचार विमर्श हुआ, आयोग ने किसानों की समस्याओं को सुना और उसने इन समस्याओं को सही माना और मेवाड़ के महाराणा को ये सिफारिश की कि किसानों की जो मांगे हैं इनको समाप्त किया जाए। उधर पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो भी मेवाड़ के महाराणा को समझाने के लिए उदयपुर आए थे, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने न तो मदन मोहन मालवीय की बात स्वीकार किया और न इस आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया। इसके बाद बिजोलिया के जो किसान थे वो इस मुद्दे को उठाने के लिए पुनः कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन 1920, दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य, सी विजय राघवाचार्य, ये इस नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष थे। यहां पर किसानों ने इस मुद्दे को उठाया और महात्मा गांधी से हस्तक्षेप करने की मांग की। महात्मा गांधी ने उनको आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे पर जो है ध्यान देंगे। और ये आपको पता है कि इसी दौरान जो था वो गांधी जी का पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि अगर बिजोलिया के किसान इस असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे तो ये आंदोलन और ज्यादा व्यापक हो जाएगा, राष्ट्रीय लेवल का बन जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भयभीत होकर के असहयोग आंदोलन से बिजोलिया के किसानों को दूर रखने के लिए और 4 फरवरी 1922 को जो राजपूताने का एजीजी था, एजीजी का फुल फॉर्म है एजेंट टू दी गवर्नर जनरल, और उस वक्त राजपूताने का एजीजी था हॉलैंड।
के एजेंट हॉलैंड को और किसानों से वार्ता करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बिजोलिया भेजा। हॉलैंड के प्रयासों से 1922 में किसानों के मध्य और मेवाड़ के महाराणा के मध्य, जागीरदार के मध्य समझौता हो गया। लेकिन जो ही चोरी चोरा कांड की घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, उसके बाद में हॉलैंड ने, ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते की क्रियान्वयन की ओर ध्यान नहीं दिया। और दूसरी तरफ जागीरदार और मेवाड़ के महाराणा तो स्वयं ये चाहते थे कि समझौते को लागू नहीं किया जाए, इसलिए वापस पहले जैसी स्थितियां पैदा हो गई। इसके बाद बिजोलिया के राव का विवाह हुआ और इस विवाह के अवसर पर वो किसानों से बेगार लेना चाहता था, जबकि किसानों ने बेगार देने से इनकार कर दिया। तो उस वजह से किसानों और ठिकानेदार के बीच में पुनः एक बार ठन गई। 1927 में बिजोलिया के अंदर भूमि का बंदोबस्त करने के लिए और एक अधिकारी नियुक्त किया। उस अधिकारी का नाम था ट्रेंच। ट्रेंच नाम के अधिकारी को बिजोलिया में कृषि भूमि का बंदोबस्त करने के लिए भेजा गया। और उसने कृषि भूमि का बंदोबस्त करने के लिए जो दरें निर्धारित की, उन दरों से किसान संतुष्ट नहीं हुए। उस वजह से किसानों और ठिकानेदार के बीच में तनाव के हालात और ज्यादा भयंकर हो गए। 1927 के बाद से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जमनलाल बजाज के हाथों में आ गया और इस आंदोलन का पटाक्षेप यानी अंत जो हुआ वो 44 साल के बाद 1941 में हुआ, जब मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे सर टी विजय राघवाचार्य। मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के प्रयासों से 1941 में जाकर के और बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन हुआ और किसानों के ऊपर जितने भी प्रकार की लाग बागें लगाई गई थी, उन सबको समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, अब अपन मेवाड़ किसान आंदोलन के अंतर्गत तीसरा जो किसानों का आंदोलन हुआ, बेंगू किसान आंदोलन 1921, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1921 में बेंगू के जो किसान थे वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की सफलता से प्रेरित होकर के और उन्होंने भी अपने पर लागू की गई ऊंची लाग बाग की दरों को, बेट बेगार को और ऊंची भू राजस्व दर को और सामंतों के अत्याचारों को समाप्त करने की मांग को लेकर के आंदोलन करने का निश्चय किया। और आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया था, लेकिन विजय सिंह पथिक ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी को प्रदान कर दिया था। राम नारायण चौधरी यानी बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा यानी महाराष्ट्र में जो राजस्थान सेवा संघ नामक संगठन स्थापित किया गया था उसके मंत्री थे। और विजय सिंह पथिक के द्वारा जो राजस्थान केसरी नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, उस समाचार पत्र के राम नारायण चौधरी सह संपादक थे। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। और ये आंदोलन जो है करने के लिए 1921 में सभी किसान, बेंगू के सभी किसान मेरनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए और किसानों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया। आंदोलन चलता रहा, उग्र होता रहा, लेकिन 13 जुलाई 1923 को किसानों के आंदोलन के ऊपर ब्रिटिश सरकार की सेना ने और अंधाधुंध गोली वर्षा प्रारंभ कर दी,
जिसके कारण से जो दो प्रमुख किसान नेता थे, कृपाजी और रूपाजी, अच्छी तरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृपाजी और रूपाजी ये जो दो किसान थे, ये इस गोलाबारी के अंदर शहीद हो गए। उसके बाद में काफी लोगों को, काफी किसानों को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अंत में 1923 में जो बेंगू ठिकाने का ठिकानेदार था रावल अनूप सिंह, तो रावल अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ। उस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है, बोल्शेविक समझौता। अच्छी तरह याद रखना, 1923 में बेंगू के ठिकानेदार रावल अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, उस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है और इस समझौते के माध्यम से बेंगू किसान आंदोलन का समापन हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों मेवाड़ किसान आंदोलन के अंतर्गत हमने जो आंदोलन किए गए थे किसानों के द्वारा, कृषकों के द्वारा, वो इस वीडियो के अंदर पढ़े हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थी भी इसका फायदा उठा सके। दोस्तों अगला जो वीडियो आ रहा है वो इसी टॉपिक पर होगा, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे जो प्रश्न होंगे वो उस वीडियो के अंदर मैं शामिल करूंगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए